हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो पिछले वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो मैंने स्प्रेडशीट के ऊपर कंप्लीट कर दिए हैं। अभी जो अंतिम यूनिट है टर्म 1 के लिए वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसका ये पहला पार्ट है। तो ऐसे 3 पार्ट मैंने 3 सेशन इसमें कवर किए हैं ताकि यहाँ पे 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके टर्म 1 में। तो इसमें से मैंने पहले 3 कंसीडर कर लिए है तो उसमें से तो आ ही जाएगा। बाकी के 2 है हम टर्म 2 में कंसीडर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर से क्या क्या क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। ये क्वेश्चंस मैंने अपने नॉलेज से निकाले हैं, अपने एक्सपीरियंस से निकाले हैं। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसमें आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट वाइज सीखने को मिलेगा ताकि मैं कंसेप्ट वाइज यहाँ इसको चलाता हूँ। तो आप कंसेप्ट कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी पूछा जाए, तो आप इसका आंसर देने में कैपेबल हो जाएंगे। अदरवाइज मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, ताकि इसमें देखिए क्वेश्चंस अगर आपने कंसेप्ट वाइज सारी चीजें की है तो कुछ भी आ जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यही कहता हूं कि इंपॉर्टेंट के पीछे मत जाइए, आप कंसेप्ट कर लीजिए, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस देखिए क्या क्या हो सकता है। आप खुद भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, क्या क्या चीजें इसमें कवर की जा सकती है। तो मैं वैसे कोशिश करता हूं हर टॉपिक में से कुछ ना कुछ निकालने की। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है और कैसे इसको यहाँ पे आप अटेम्प्ट करेंगे। तो कल मैक्रो वाला पोर्शन हमने कंप्लीट किया था, आज ये है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, अ डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ये डेफिनेशन है डेटाबेस का, तो यहाँ आंसर डेटाबेस आएगा। फर्स्ट आंसर इज डेटाबेस, डेफिनेशन है उसी का। नेक्स्ट है, अ डेटाबेस कैन बी विजुअलाइज एज। तो डेटाबेस को कैसे विजुअलाइज किया जा सकता है? स्टोरेज मीडिया, कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन, एंट्री पॉइंट ऑफ कंप्यूटराइज्ड वर्क, सर्वर ऑफ द नेटवर्क। तो इसमें से क्या कंसीडर कर सकते हैं आप? तो स्टोरेज मीडिया तो एक हार्डवेयर डिवाइस हो गया, तो इसीलिए आंसर नहीं आ सकता है। कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन इसे कह सकते हैं क्योंकि आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन फीड करेंगे उसके बाद डेटा आपको मिलेगा, तो वही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। एंट्री पॉइंट ऑफ द कंप्यूटराइज्ड वर्क नहीं है, सर्वर वाला भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? सबसे पहला है ओपन ऑफिस बेस, तो वो ओपन ऑफिस का प्रोडक्ट है तो वो होगा यहाँ पे। सेकंड है माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल भी प्रोडक्ट यहाँ पे डेटाबेस का ही सॉफ्टवेयर है। ओरेकल, ओरेकल भी डेटाबेस के लिए आता है। तो ये 3 सॉफ्टवेयर डेटाबेस के एग्जांपल्स में से है। और एमएस पब्लिशर वो यहाँ पे डिफरेंट है। तो एमएस पब्लिशर माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है पर वो डेटाबेस के लिए यूज नहीं होता है, वो एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर आप मान सकते हैं, उसके लिए आता है। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, एमएस पब्लिशर। यहाँ पे एमएस पब्लिशर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस रितु wanted to save data on a single table and for her shop. Which of the following will be a better option for her to maintain the database? एक ही टेबल में काम करना है तो कौन सा इसमें से नीचे वाला ऑप्शन ठीक रहेगा? फ्लैट फाइल, रिलेशन डेटाबेस, बोथ ए एंड बी, हायरार्चिकल। तो यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में मिलेगा जहां पे उन्होंने लार्ज डेटा की बात की है और वहां पे ऑप्शन दोनों दिए हैं। फ्लैट फाइल भी रख सकते हैं, रिलेशनल डेटाबेस भी रख सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी पे कौन सा आता है? रिलेशनल आता है, उसके बाद फ्लैट फाइल यूज होगी। तो यहाँ पे तो एक सिंपल एक टेबल है, सिंगल टेबल को स्टोर करना है तो उसके लिए फ्लैट फाइल इनफ है, फ्लैट फाइल आपको चल जाएगा। यहाँ देखते हैं आंसर कौन सा यहाँ पे टिक किया है, वही फ्लैट फाइल। तो यहाँ पे छोटा टेबल है तो इसलिए फ्लैट फाइल आएगा। जब लार्ज है तो आप दोनों को यूज कर सकते हैं, फ्लैट फाइल और रिलेशनल, लेकिन प्रायोरिटी पे रिलेशनल ही रहेगा ताकि रिलेशनल में कुछ ज्यादा कैपेबिलिटीज है फ्लैट फाइल के कंपेरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Hemant is working in a multinational company where he needs to save and maintain his company's large amount of data and information. Suggest the best suitable option for him. तो यहाँ पे देखिए large amount of data, तो यहाँ पे फ्लैट फाइल, रिलेशनल डेटाबेस, हायरार्चिकल, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका रहेगा रिलेशनल डेटाबेस, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, डैश आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेसेस एंड रन ओनली डीबीएमएस एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो भी आपका डेटा होल्ड करता है वो क्या होता है? डेटाबेस वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन का मतलब होता है सिंगल कंप्यूटर जो नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है। डेटाबेस क्लाइंट, वो भी वर्क स्टेशन क्लाइंट, दोनों सेम चीजें हो गई। डेटाबेस सर्वर, तो सर्वर ये होता है जो सारे डेटा को यहाँ पे स्टोर करता है। सर्वर की मैं सिंपल डेफिनेशन या तो सिंपल एग्जांपल यही देता हूँ कि जैसे आपको कोई चीज की जरूरत है तो आप क्या करते हैं, सीधा हमें कोई चीज की जरूरत है तो हम जाते हैं मॉल में और मॉल से चीजें खरीदते हैं। तो मॉल आपके लिए क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है, सर्वर है, तो वो सर्विस प्रोवाइड करता है। और आप क्लाइंट है तो हम जाकर के लेते हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीजें होल्ड कौन करता है?
मॉल, जो भी मॉल में हम जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर डेटाबेस सर्वर वही काम करता है, कहीं पर भी, इनफैक्ट यही होता है। तो सर्वर वही सेव करेगा, तो मतलब पूरा डेटा स्टोर वहीं से होगा, जो चीज जब चाहिए तब आप वहां से निकाल सकते हैं। तो डेटाबेस सर्वर इज द करेक्ट आंसर। डेटाबेस एंट्री लेवल सिस्टम यहाँ पे नहीं है, वो सिर्फ एंट्री के लिए यूज कर सकते हैं। देख लेते हैं आंसर यहाँ पे, सी डेटाबेस सर्वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमन इज लर्निंग डेटाबेस कंसेप्ट्स but she is confused about the term which makes the database available to the users through command line or graphical user interface. Select the appropriate options for the same. तो यहाँ पे देखिए कमांड लाइन में भी काम करना है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी काम करना है, दोनों पे काम करना है। तो कौन सा ठीक रहेगा? यहाँ पे देखिए बैकएंड डेटाबेस सर्वर, फ्रंट एंड डेटाबेस वर्कस्टेशन। तो यहाँ पे कमांड लाइन या तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे और करना क्या है, बट शी इज कंफ्यूज अबाउट द टर्म विच मेक्स द डेटाबेस अवेलेबल। तो जो डेटाबेस अवेलेबल कराता है वो क्या है? तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका फ्रंट एंड, ताकि आप फ्रंट एंड में जब काम करेंगे उसी से आपका डेटाबेस से डेटा लिया जाएगा। जो पाइथन सीखते हैं, या तो पाइथन या तो C++ या तो कोई भी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाते हैं, वो यहाँ पे कमांड लाइन पे काम करते हैं, मतलब कमांड वहां पे एंटर करना पड़ता है। जावा वगैरह में हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना सकते हैं, हालांकि पाइथन C++ में भी ऑप्शन अवेलेबल है, अब वहां पर भी बना सकते हैं। लेकिन जो मेन बेसिक फाइल होती है वो कंसोल फाइल होती है, कंसोल एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, द डेटाबेस कैन बी सेव्ड इनटू डेटाबेस सर्वर विच इज जनरली कॉल्ड एज। तो डेटाबेस सर्वर पे जो डेटा सेव होता है उसे क्या कहा जाता है? फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस वर्कस्टेशन, डेटाबेस प्रोग्रामिंग टूल। तो यहाँ पे काफी सिंपल चीज है, जो सेव होगा डेटाबेस सर्वर में उसे हम यहाँ पे बैकएंड कहते हैं। तो बैकएंड या इस कंप्यूटर का नाम अगर पर्टिकुलरली दिया जाए तो यहाँ पे ये फ्रंट एंड आंसर ये गलत है, यहाँ पे बैकएंड होगा। तो इसको करेक्ट करेंगे हम, द डेटाबेस कैन बी सेव्ड इनटू डेटाबेस सर्वर विच इज जनरली कॉल्ड एज, हाँ बैकएंड यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगन इज वर्किंग ऑन अ मॉडल दैट प्रोवाइड्स डेटाबेस सर्वर्स टू सेव डेटा एंड वेयर यूजर्स कैन परफॉर्म द वेरियस कमांड्स ऑन द एप्लीकेशन। विच टाइप ऑफ डेटा एक्सेस मॉडल ही इज वर्किंग अपॉन। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, डेटा सेव कर सकता है वेयर यूजर्स परफॉर्म वेरियस कमांड्स ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे जैसे कमांड दिए है, उस कमांड के ऊपर काम करने के बाद यहाँ पे कुछ सेव होता है, तो वो किस मॉडल पे काम कर रहा है वो हमें यहाँ पे दे रहा है। तो फ्रंट एंड, बैक एंड, प्रोग्रामिंग टूल, क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो यहाँ पर भी फ्रंट एंड आंसर आएगा। ओके, क्लाइंट सर्वर मॉडल, ओके सर्वर, ओके प्रोवाइड्स डेटाबेस सर्वर टू सेव डेटा एंड वेयर यूजर्स कैन परफॉर्म वेरियस कमांड्स। तो यहाँ पे क्लाइंट सर्वर मॉडल आंसर है, वो भी ले सकते हैं, फ्रंट एंड भी हो सकता है वैसे, ताकि मैंने उसके हिसाब से डाला था, लेकिन आंसर यहाँ पे क्लाइंट सर्वर मॉडल है। तो आपको भी ये कंफ्यूजन होगा कि हम क्या आंसर सिलेक्ट करें। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना होगा, समझना होगा। यहाँ पे वीडियो में मैं पहले ही इसको देख नहीं पाया पॉइंट को, मैं यहाँ पे यही देख रहा था डेटा एक्सेस मॉडल। तो इसलिए क्वेश्चंस को आराम से पढ़िए, समझिए, अंडरलाइन करिए जो की पॉइंट्स है, की टर्म्स है, उसके बाद आंसर पे जाइए। डायरेक्टली आंसर ये आता है समझ करके नहीं कर देना। हमें भी ऐसे कंफ्यूजन होता है, कुछ पेपर्स या तो कुछ जब हम क्वेश्चंस देखते हैं तो उसमें हमें भी 2-3 बार कभी कभी देखना पड़ता है। कभी कभी हमारा भी ऑप्शन कभी कभी ऐसा होता है जो हम सोचते हैं उसके हिसाब से कुछ अलग चीज होती है और आंसर में कुछ अलग होता है। तो ये भी कंफ्यूजन रहता है, तो हम एक दूसरे से क्लियर करते हैं। जैसे हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप है वैसे वहां पे क्लियर होता है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास क्वेश्चन पेपर में उतना टाइम नहीं होगा, तो आपको सिर्फ देखना है, समझना है, की टर्म्स को अंडरलाइन करिए, उसके बाद आंसर को सिलेक्ट करना होगा। तो ये टिप मेरी तरफ से है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट, 10th, द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा कैन बी अवॉइडेड इन द डेटाबेस इज कॉल्ड। तो जो डुप्लीकेट अवॉइड कर सकते हैं आप उसे क्या कहेंगे? डेटा रिड्यूंडेंसी, डेटा प्राइवेसी, शेयरिंग ऑफ डेटा, डेटा इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे इसका आंसर सीधा है आपका डेटा रिड्यूंडेंसी। तो डेटा रिड्यूंडेंसी यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, इन द डेटाबेस द डेटा कैन ओनली बी शेयर्ड विद ऑथोराइज्ड यूजर्स। स्टेटमेंट बी, देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ ऑथोराइजेशन ऑफ डेटा, हेंस शेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। तो स्टेटमेंट ई, स्टेटमेंट बी, दो स्टेटमेंट दिए हैं। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे ये जो है शेयरिंग इज नॉट पॉसिबल, तो शेयरिंग तो हम कर ही सकते हैं डेटाबेस में, तो इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12, देयर शुड बी मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ डेटा रिफर्स टू। तो जहां पे मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज होती है डेटाबेस, उसका क्या कहेंगे?
डेटा रिड्यूडेंसी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे देखें मल्टीपल मिसमैच कॉपी अगर आपके पास है तो इसे डेटा कंसिस्टेंसी कहा जाता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डेटा रिड्यूडेंसी हमने ऊपर बता दिया, जो डुप्लीकेट को अवॉइड करता है या तो कम करता है, मिनिमल करता है डेटा डुप्लीकेशन को, दैट इज डेटा रिड्यूडेंसी। डेटा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब जहां पे ऑथोराइज यूजर ही एक्सेस कर पाए उन चीजों को हम कहेंगे डेटा सिक्योरिटी। यूजर नेम हो, पासवर्ड हो, स्कीमा हो आपका, तो स्कीमा डेटा जनरेट होता है, उसी के ऊपर काम होता है। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डेटा हम वहां पे इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको, तो एक जगह पे काम कर रहे हैं हम और उसी के डिपेंडेंट अलग अलग टेबल्स है तो हर जगह पे अपडेट हो जाए। एक साथ एक ही डेटाबेस पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन एक ही बार से हो हर जगह पे उसका कॉपी बनता जाए, तो उसे हम कहेंगे डेटा इंटीग्रिटी। तो वो जो सेविंग वाला है तो वो डेटा इंटीग्रिटी यहाँ पे होता है, और डेटा कंसिस्टेंसी इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट 13, अ डैश इज अ कलेक्टिव सेट ऑफ मल्टीपल डेटा सेट्स ऑर्गेनाइज बाय टेबल्स, records and columns। तो यहाँ पे देखिए सिंगल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, फ्लैट डेटाबेस, स्ट्रक्चर्ड। तो इसका तो आंसर बहुत पॉपुलर, कलेक्टिव सेट ऑफ मल्टीपल डेटा एंड सेट ऑर्गेनाइज बाय टेबल्स, records and columns। सो दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, a dash is a standard user application that provides an easy programming interface for database interaction। तो आपको डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? सिंपल है, यहाँ पे डेटा रिपोजिटरी नहीं है, डेटाबेस एक्सेस भी नहीं है, एसक्यूएल, दैट इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इसमें जहां पे एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स एन इजी प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर डेटाबेस इंटरेक्शन, तो डेटाबेस इंटरेक्शन के लिए मोस्टली एसक्यूएल यूज होता है, तो इसका आंसर एसक्यूएल ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हेल्प्स टू अवॉइड एक्सीडेंटल डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स कॉज्ड बाय यूजर और कंप्यूटर एरर। तो यहाँ पे एक्सीडेंटल डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, तो डायरेक्टली डुप्लीकेट जो रिकॉर्ड्स है वो उसे अवॉइड कर सके तो उसके लिए कौन सा यूज होता है? डेटा सिक्योरिटी, शेयरिंग, इंटीग्रिटी, रिकॉर्ड यूनिकनेस। तो यहाँ पे नाम से ही पता चलता है कि डुप्लीकेट को प्रिवेंट करना है, तो इसलिए रिकॉर्ड यूनिकनेस इज द करेक्ट आंसर। नाम देखने से ही पता चल जाएगा कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ प्राइमरी की इज अप्लाइड टू वन और मोर कॉलम्स देन इट इज नोन एज। प्राइमरी की जब आप अप्लाई करते हैं एक से ज्यादा कॉलम में, उसे क्या कहते हैं? फॉरेन की। तो फॉरेन की वो नहीं होता है, फॉरेन की होता है जो आप दूसरे टेबल से रेफरेंस लेके क्रिएट करते हैं, दैट इज फॉरेन की। कंपोजिट प्राइमरी की, ये सही आंसर है इसका। जब एक से ज्यादा की आपको असाइन की जाती है प्राइमरी की एक टेबल में, तो उसे कंपोजिट प्राइमरी की कहा जाता है। कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की अलग चीज है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। सो आंसर इज ऑप्शन बी, कंपोजिट प्राइमरी की। तो ये आंसर है इसका, देख लीजिए। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का और सेशन 1 का। इसके बाद सिर्फ 2 ही सेशन बचते हैं और ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। सारे एमसीक्यू यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। आपको कुछ और चाहिए तो कमेंट करके बताइए, मैं जरूर कोशिश करूंगा उसको देने की। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग की आइडेंटिफाइज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इन वन रेफरेंसिंग टेबल दैट रिफर्स टू अ कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम्स इन अनदर रेफरेंस टेबल। तो ये आता है फॉरेन की। सीधा इसका आंसर आपको फॉरेन की कर देना है जब रेफरेंस वर्ड यूज होता है, रेफरेंस टेबल यूज होता है। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज सेशन 1 में से। आशा रखता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने सभी ग्रुप्स में जहां पे आईटी के स्टूडेंट्स हैं, डेटाबेस पढ़ रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी कोई स्पेशल डिमांड है, कुछ चीज चाहते हैं मुझसे, कमेंट करके जरूर पूछिए। आपके कुछ डाउट है तो भी पूछिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए टिल देन, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें और ऐसे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।